हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपने कंप्लीट थ्योरी चैप्टर नंबर 4 नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी स्ट्रक्चर ऑफ द एटम वाले चैप्टर की। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम अपनी यहाँ पे कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस आए हैं, साथ ही साथ जो पीवाईक्यूज आपको पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, हम उसको यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई भी आपका डाउट होता है तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो। और अगर आप ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो यहाँ पे, ये पहली आप यहाँ पे सीरीज की वीडियो देख रहे हो ये, तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग वाले चैप्टर से आप यहाँ पे देखना शुरू करो, क्योंकि हर एक चैप्टर कहीं ना कहीं यहाँ पे एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इजी रहेगा अगर आप यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर से देखते हो तो चलो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे अब तक चैप्टर 3 में जैसे डिस्कस किया था कि आपके जो एटम्स होते हैं बेसिकली, वो आपके यहाँ पे उनकी हेल्प से आपका क्या बनता है, एटम आपका यहाँ पे मैटर बनता है। ठीक है, तो मैटर में आपको यहाँ पे एटम्स देखने को मिलते हैं, हमने यहाँ पे ये प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। और थर्ड चैप्टर में हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया था जो आपकी यहाँ पे डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी। तो जैसे आपको पता होगा कि एटम की खोज किसने की थी, यहाँ पे वो जॉन डेल्टन ने ही की थी। ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग फादर ऑफ एटम या फिर एटॉमिसिटी भी बोलते हैं। तो जो जॉन डेल्टन है यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे ये बोला था कि जो आपके एटम होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, मतलब यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट जो है वो यहाँ पे एटम की ही होती है, यहाँ पे ये उस टाइम पे बोला गया था। पर इस चैप्टर में हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आपके यहाँ पे जो और भी आपके जो चार्ज पार्टिकल हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी खोज किसने की थी, ये आपके इंडिविजिबल पार्ट होते हैं बेसिकली यहाँ पे। ये आपके यहाँ पे लास्ट यूनिट होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका जो एटम होता है वो यहाँ पे इन सब चीजों से बना हुआ होता है। तो आपका एटम इंडिविजिबल यूनिट नहीं है, वो एक पार्ट है, उसके अंदर आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, प्रोटॉन्स आते हैं, न्यूट्रॉन्स आते हैं, फिर न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं वो भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, एटॉमिक मास, ठीक है, मास नंबर, ये सब इसी चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। ठीक। अब यहाँ पे देखो आगे आपको क्या दे रखा है यहाँ पे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखो, अब सब एटॉमिक पार्टिकल बेसिकली वही सेम मतलब है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से ये सब के बारे में पता चलने वाला है। फिर यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, वो है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, कि यहाँ पे किस तरीके से आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एटम्स के अंदर, उसके बेसिस पे आपको बहुत सारे मॉडल्स आपको यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग आपके यहाँ पे साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स की हेल्प से यहाँ पे अपना जो भी यहाँ पे उन्होंने जो सोचा, उसको वो चीज़ यहाँ पे उन्होंने दिखाई है। तो हर एक मॉडल की यहाँ पे क्या अचीवमेंट है, साथ ही साथ क्या ड्रॉबैक्स है, वो भी हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो आपको एक चीज़ कैसे पता चली कि आपके एटम्स इंडिविजिबल नहीं है, ठीक है, इनसे भी छोटी यूनिट्स होती हैं। तो वो आपको पता चला था जब हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे स्टडी की थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब हमने यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की हमने स्टडी की थी, तब हमें यहाँ पे पता चला था कि जो आपके यहाँ पे एटम्स है उनसे भी छोटे पार्टिकल्स आपको उसमें देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आ जाता है चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। अब देखो यहाँ पे सबसे आपको एग्जांपल एक्टिविटी में दे रखा है कि जैसे आपने यहाँ पे कोई कंघी ली, ठीक है, और आपके यहाँ पे सूखे बाल है, तो कंघी को आपने यहाँ पे रब किया अपने बालों पे। उसके बाद आपके पास टेबल पे मान लो कुछ छोटे छोटे पीसेस पड़े हैं पेपर के, और उसके पास जाके आप अपनी कंघी को ऐसे रख देते हो, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो पार्ट, जो आपके यहाँ पे जो पेपर के छोटे छोटे पीसेस है, वो यहाँ पे अट्रैक्ट होना शुरू कर जाएंगे अपनी कंघी के तरफ। ठीक है, वही सेम सिनेरियो आप यहाँ पे जैसे स्केल लेते हो, तो स्केल को भी जब आप यहाँ पे रब करोगे हेयर पे, तब भी आप यहाँ पे ये सेम चीज देखते हो। ठीक है, तो ये कैसे देख रहे हो बेसिकली आप यहाँ पे, ये इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपके जो एटम है यहाँ पे वो छोटे छोटे और आपके यहाँ पे यूनिट्स में डिवाइड है। ठीक है, यही आपका यहाँ पे रीजन है जिससे हमें ये पता चला था कि जो आपका एटम होता है वो इंडिविजिबल नहीं है, इससे भी छोटी आपकी यहाँ पे यूनिट्स होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो यही सब आपको यहाँ पे भी समझाया गया है। फिर आगे चलते हैं, आगे आपसे बोल रहा है कि बाय 1900 दैट द एटम वाज इंडिविजिबल पार्ट बट कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे जो सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज हुई थी वो था आपका यहाँ पे कौन सा, इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पे ये मैंने स्टार मार्क और 1 2 3 सब मैंने अच्छे से मार्क कर रखा है, आप यहाँ पे सीधे सीधे नोट्स बना सकते हो। तो सबसे पहला जो सब एटॉमिक पार्टिकल था जो यहाँ पे खोज हुई थी जिसकी, वो था आपका यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन, और इसको खोजा किसने था, वो थे यहाँ पे जो जे जे थॉमसन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कवरी यहाँ पे बेसिकली हुई थी, वो अभी हम आगे जैसे बात करेंगे, तो वो आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे उसका साइंटिस्ट का नाम क्या है यहाँ पे, ई गोल्डस्टीन, और इन्होंने यहाँ पे 1886 में, ठीक है, यहाँ पे क्या इन्होंने फाइंड आउट किया था, यहाँ पे कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे इन्होंने कैनाल रेज बेसिकली यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे इसकी खोज की थी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा आप देख पाओगे कि ई गोल्डस्टीन 1886 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनाल रेज। ठीक है,
तो बेसिकली ये क्या थे, एक न्यू टाइप के आपके रेडिएशंस थे यहाँ पे, उनको ही इन्होंने क्या नाम दिया था यहाँ पे, कैनाल रेज इन्होंने बस नाम दिया था, ठीक है। फिर आगे आपसे बोल रहा है कि दीस रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, उसको हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे जहाँ मेरा कर्सर है उस पे देखो, तो हम इसको क्या बुलाते हैं, हम लोग बुलाते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आपके यहाँ पे रेडिएशंस थे, जिसकी हेल्प से हमने यहाँ पे एक और सब एटॉमिक पार्टिकल हमने यहाँ पे खोजा था, जिसका इन्होंने नाम क्या दिया था, यहाँ पे प्रोटॉन दिया था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखना कि प्रोटॉन जो नाम है यहाँ पे वो दिया है रदरफोर्ड ने, पर यहाँ पे खोज यहाँ पे की थी ई गोल्डस्टीन ने, ठीक है। जब जब यहाँ पे गोल्डस्टीन ने खोजा था तो उसका इन्होंने नाम दिया था H प्लस आयन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि गोल्डस्टीन ने जब यहाँ पे खोजा था पार्टिकल, जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या नाम दिया था, H प्लस आयन इन्होंने यहाँ पे नाम दिया था। और जो यहाँ पे प्रोटॉन हम यहाँ पे जो बेसिकली नाम पढ़ते हैं, वो यहाँ पे किसने दिया, वो यहाँ पे आपको दिया रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसा बन सकता है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे होने वाला है, ठीक। तो ये याद रखना, गोल्डस्टीन ने H प्लस आयन नाम दिया था, प्रोटॉन नाम जो है यहाँ पे वो रदरफोर्ड ने दिया था, पर खोज किसने की है, वो खोज आपके यहाँ पे गोल्डस्टीन ने ही की है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल की। तो प्रोटॉन आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से करते हो, माइनस आपका सुपरस्क्रिप्ट में रहता है, और प्रोटॉन पे प्लस साइन आपका रहता है सुपरस्क्रिप्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिनोट करते हो इनको, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। फिर उसका आगे आपको क्या दे रखा है कि मास ऑफ अ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे +1 का चार्ज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे मास कितना है इसका, यहाँ पे 1 यूनिट का, ठीक है। फिर मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लेजिबल, मास हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नेग्लेजिबल मान के चलते हैं कि यहाँ पे इसमें कोई भी मास नहीं होता है, साथ में प्लस हम लोग यहाँ पे क्या लेके चलते हैं कि यहाँ पे माइनस साइन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सुपरस्क्रिप्ट में, ठीक है। वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो चार्ज है यहाँ पे वो माइनस होता है, ठीक है, -1। फिर इट सीम दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस। तो यहाँ पे जब उस टाइम पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, फिर प्रोटॉन की खोजी, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे जो आपका एटम स्टेबल होता है, उनको यहाँ पे ये लगा कि यहाँ पे जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे ये एक दूसरे के चार्जेस को बेसिकली यहाँ पे कट ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बैलेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है चार्जेस में, ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम पे यहाँ पे ये चीज सोची थी। फिर उसके आगे क्या बोल रहा है आपसे कि इट ऑल्सो अपीयर दैट द प्रोटॉन वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम एंड इलेक्ट्रॉन कुड इजिली बी रिमूव्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन। अब आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रोटॉन जो आपके यहाँ पे होते हैं एटम्स में, वो आपके अंदर होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आपके थोड़े बाहर वाले हिस्से पे होते हैं, और आपके यहाँ पे जो प्रोटॉन्स होते हैं वो आपके अंदर की तरफ होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि क्योंकि वो अंदर होते हैं तो उनको निकालना, उनको रिमूव करना एटम से बहुत ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके बाहर एरिया में ही है, तो उनको रिमूव करना ज्यादा आसान है, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे ये चीज बस अभी तक यहाँ पे बोली गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मेन चीज आती है कि यहाँ पे किस टाइप का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है एटम के अंदर, ठीक है। तो वो अब हम यहाँ पे अगले में पढ़ने वाले हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो अभी हमने ऐसे अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने यहाँ पे पढ़ी थी, उन्होंने बोला था कि ये आपके जो एटम होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं और इनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं, तो सबसे छोटी यूनिट ही आपकी यहाँ पे एटम की होती है। पर यहाँ पे ये थ्योरी गलत हो जाती है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। ये तीनों ही आपके यहाँ क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। अभी न्यूट्रॉन के बारे में आपको आगे भी आने वाला है, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पढ़ा है, पर यहाँ पे न्यूट्रॉन भी यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो तीसरा पार्टिकल है, ठीक है, जिसकी यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होता है जिसपे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे आपको क्या दे रखा है बेसिकली कि डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द एटम लेड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डेल्टास एटॉमिक थ्योरी। अभी यहाँ पे जो मैंने बताया वही सेम चीज यहाँ पे बोल रहा है आपसे। फिर हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज विद इन एन एटम, ठीक है। तो अब किस तरीके से यहाँ पे ये अरेंज हुए हैं, तो इसको जिसने सबसे पहले यहाँ पे कोशिश की थी इसको अरेंज करने की, तो वो थे आपके यहाँ पे जे जे थॉमसन, ठीक है। तो जे जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब यहाँ पे आप पढ़ोगे यहाँ पे, तो फर्स्ट जो आपको दे रखा है यहाँ पे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, तो यहाँ पे ये कौन है, जे जे थॉमसन की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है। तो उन्होंने यहाँ पे अपना एक मॉडल आप बोल सकते हो यहाँ पे प्रपोज किया था बेसिकली, कि यहाँ पे किस टाइप का आपका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आपके एटम के अंदर, ठीक है। तो अब उस एटम जो आपका यहाँ पे मॉडल है, उसको हम लोग बेसिकली वाटरमेलन मॉडल भी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, साथ ही साथ हम लोग इसको क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो वाटरमेलन मॉडल क्यों बोलते हैं, जैसे मान लो आपका यहाँ पे ये वाटरमेलन का एक हिस्सा है, ठीक है। अब जहाँ पे आपको ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना माइनस साइन वाले, ये सब आपके यहाँ पे सीड्स है वाटरमेलन के, और बाकी जो आपको पूरा हिस्सा दिख रहा है ये सब आपके रेड
जो आप यहाँ पे खाते हो, मतलब जो वाटरमेलन में जो रेड वाला आपका पार्ट होता है, वो आपका होता है यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, उसको इन्होंने मान रखा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसको बोला है यहाँ पे कि ये वाटरमेलन मॉडल है। और प्लम पुडिंग में भी बेसिकली यहाँ पे यही हो गया कि यहाँ पे जो पुडिंग, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो आपके ड्राई फ्रूट्स है बेसिकली यहाँ पे पुडिंग में, तो ड्राई फ्रूट्स आपकी हो गई ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो जिसमें बीच बीच में आपको यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स देखने को मिलेंगे जैसे। और बाकी जो पूरा हिस्सा होता है वो आपका होता है बाकी का बचा हुआ पुडिंग का हिस्सा, ठीक है। तो उसी तरीके से उसको बस यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे कंपेयर किया गया है बताने के लिए, ठीक है, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो, इसलिए यहाँ पे इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। और साथ ही साथ इसको क्रिसमस पुडिंग, पाम, या फिर आप बोलो यहाँ पे इन दोनों नाम से भी हम लोग इसको यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे बस इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एज अ आप यहाँ पे सीड्स ले सकते हो वाटरमेलन के, बाकी आपका जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये सब आपका जो रेड वाला पार्ट होता है वाटरमेलन का, उसको आप यहाँ पे मान सकते हो, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि थॉमसन मॉडल को हम लोग किस दो और नाम से भी यहाँ पे जानते हैं, ठीक। अब उसके अलावा आपको यहाँ पे थॉमसन के बारे में बस एक चीज पता होना चाहिए कि इन्होंने यहाँ पे नोबेल प्राइज जीता था यहाँ पे फिजिक्स में 1906 में, क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की थी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है जो इनके बारे में अभी तक पता होना चाहिए, बाकी आपको ज्यादा इनके बारे में पता होने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, बस वो चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी इन्होंने यहाँ पे क्या प्रपोज किया था हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बोल रखा है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पेयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो समझाया जा रहा है बेसिकली यही समझाया जा रहा है कि पूरा आपका यहाँ पे ये पॉजिटिव है चार्ज, पर बीच बीच में आपको बस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आपको बस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है फर्स्ट पॉइंट में भी कि आपको पूरा तो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, पर बीच बीच में बेसिकली आपको यहाँ पे नेगेटिव पार्टिकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आपसे बोल रहा है द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनका मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का, ये यहाँ पे इक्वल है, इसी की वजह से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आपके यहाँ पे ये सारे एलिमेंट आपका यहाँ पे जो पूरा एटम है यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, ठीक है। फिर आगे आपसे क्या बोल रहा है कि ऑल Thomson's model explained that atoms are electrically neutral. The result of experiment carried out by the other scientists could not be explained by this model. ठीक है। अब जो यहाँ पे दूसरे जो आपके यहाँ पे आप आने वाले अभी थ्योरी है बेसिकली, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे आने वाले एक्सपेरिमेंट्स है, उसमें यहाँ पे इस मॉडल का जो यहाँ पे थॉमसन ने मॉडल दिया था इसका एज सच यहाँ पे यूज नहीं हुआ, बस आपको यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है। अब यहाँ पे बस देखो क्या पता होना चाहिए, पहले इन दोनों के यहाँ पे और अलग अलग यहाँ पे क्या दो नाम है इस पर्टिकुलर मॉडल के, ये पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला क्या था उसके लिए आपको बस ये 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है? बस इतनी सी चीज़ आपको इस मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे होने वाला है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, और आपका यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल्स में से यहाँ पे ये एक है जिसके बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है? अब देखो यहाँ पे यहाँ पे किसने किया था, तो यहाँ पे आप नाम से ही देख पा रहे हो कि रदरफोर्ड ने यहाँ पे इसकी शुरुआत की थी, मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था बेसिकली। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था यहाँ पे कि यहाँ पे इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ले रखी थी, ठीक है, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा थिन थी, ठीक है, थिन गोल्ड फॉइल उन्होंने ले रखी थी जो कि 1000 एटम्स थिक थी, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो इन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी वो यहाँ पे 1000 एटम्स थिक थी बस, ठीक है, बहुत ज्यादा पतली थी, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि इन्होंने यहाँ पे लाइट रेज जो यहाँ पे पास की थी, ठीक है, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली यहाँ पे जो पास किए थे, यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो वो बेसिकली आपके यहाँ पे डबली चार्ज हीलियम आयंस थे, ठीक है। यहाँ पे आप जो सेकंड स्टेटमेंट देख रहे हो ना यहाँ पे ये वाली कि अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स उस गोल्ड फॉइल पे फोकस किए थे या फिर डाले थे, ठीक है, वो आपके यहाँ पे कैसे थे, वो आपके डबली चार्ज हीलियम आयंस थे, ठीक है। और अब भी हमने यहाँ पे पिछले चैप्टर में डिस्कस भी किया है कि आपका यहाँ पे जैसे एटॉमिक मास क्या होता है हीलियम का 4u होता है, ठीक है। तो ये बस आपके लिए एक एक्स्ट्रा चीज है। फिर आगे आपको क्या दे रखा है कि इट वाज एक्सपेक्टेड, अब यहाँ पे इनके एक्सपेक्टेशन क्या थे उस एक्सपेरिमेंट से, यहाँ पे उसके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि जो आपके यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, वो छोटे एंगल पे ही बेसिकली आपके यहाँ पे क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल इन द गोल्ड एटम। उसके बाद आगे आपको दे रखा है सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शंस, ठीक है। तो ये इनकी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी, सबसे पहली एक्सपेक्टेशन थी कि इनको यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि अंदर आपको यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं इसकी वजह से। पर यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो आपका यहाँ पे दे रखा है जो प्रोटॉन बेसिकली है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे वो ज्यादा हैवियर है प्रोटॉन के हिसाब से, ठीक है। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो अल्फा पार्टिकल्स आपके यहाँ पे ज्यादा हैवियर है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। इसी की वजह से यहाँ पे इन्होंने ये सोचा था कि जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेंगे वो बहुत ज्यादा
ज़्यादा वेरी नहीं होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े डिफ्लेक्शन नहीं होंगे, छोटे-छोटे डिफ्लेक्शन होंगे, ठीक? अब देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपका यहाँ पे गोल्ड फॉइल आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रखा है, और ये आपके अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे इन्होंने फोकस किए हैं, ठीक है? अच्छा, अब देखो आगे आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये जो रिजल्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिले थे, तो ये आपको यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको बेसिकली यहाँ पे देखने को मिले थे। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या देखने को मिला था कि यहाँ पे जो ज़्यादातर आपके अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे, वो यहाँ पे ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन में ही चले जा रहे थे। जैसे आप यहाँ पे लास्ट वाला देख रहे हो, तो सीधा-सीधा यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मतलब गोल्ड फॉइल के आर-पार हो गया, ठीक है? वहीं पे आप देखोगे बाकी जो आपके यहाँ पे और भी हैं यहाँ पे जो डायरेक्टली यहाँ पे आर-पार हो गए, ठीक है? तो सबसे पहला यहाँ पे जो सबसे पहला यहाँ पे जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था यहाँ पे वो यही था कि जो यहाँ पे इन्होंने पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल जो यहाँ पे अपना गोल्ड फॉइल पे फोकस किया, तो उनमें से कुछ यहाँ पे वो डायरेक्टली आर पार हो गए थे, ठीक है? पहला यहाँ पे ये हो गया। दूसरा क्या हो गया यहाँ पे, दूसरा जो इन्होंने एक्सपेक्ट कर रखा था कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ पर छोटे एंगल से हुआ, ठीक है? तो ये तो इन्होंने क्या कर रखा था यहाँ पे, ये एक्सपेक्ट कर रखा था इन्होंने। फिर तीसरा हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला कि हर एक 12,000 में कोई एक आपका यहाँ पे अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि यहाँ पे डायरेक्टली बहुत ज़्यादा बड़े डिफ्लेक्शन के साथ वापस रिबाउंड हो जा रहा था, ठीक है? तो यहाँ पे ये 3 आप बोल सकते हो यहाँ पे इन्होंने ये 3 यहाँ पे इनके रिजल्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिले थे, ठीक है? फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे रदरफोर्ड के बारे में बात करते हैं, तो इनको यहाँ पे फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोला जाता है, और इनको भी यहाँ पे नोबेल प्राइज़ मिल रखा है केमिस्ट्री में 1908 की में, ठीक है? और वो भी यहाँ पे इसलिए मिला था क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है? तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक? अच्छा, अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाली थी अल्फा पार्टिकल्स की वजह से। तो सबसे पहले इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाली कि यहाँ पे ज़्यादातर जो आपकी यहाँ पे स्पेस है ना, वो यहाँ पे एम्प्टी है एटम के अंदर, ठीक है? क्यों इन्होंने ये चीज़ बोली थी? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट जो हमने कंडीशन पढ़ी, जो हमने फर्स्ट रिजल्ट पढ़ा, हमने यहाँ पे ये देखा कि आपके ज़्यादातर यहाँ पे आप बोल लो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो यहाँ पे उस पे फोकस हो रहे थे गोल्ड फॉइल पे, वो आपके डायरेक्ट आर-पार हो जा रहे थे, ठीक है? वो आर-पार क्यों हो पा रहे थे? क्योंकि अंदर बहुत सारी जगह खाली थी, ठीक है? तो इन्होंने यहाँ पे ये एक बात आप बोल सकते हो यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि ज़्यादातर आपकी जो एटम के अंदर जगह है वो यहाँ पे खाली है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे अल्फा पार्टिकल फोकस किए तो वो आर-पार हो जा रहे थे गोल्ड फॉइल के, ठीक है? विदाउट डिफ्लेक्शन, ठीक है? पहला आपका यहाँ पे ये कंक्लूजन निकली। ठीक। फिर दूसरी कंक्लूजन यहाँ पे इन्होंने ये निकाली कि यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी हैं जो यहाँ पे अपने पाथ से यहाँ पे डाइवर्ट हो जा रहे हैं, या फिर आप बोलो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है? तो वो छोटे-छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? अब उसके लिए आप यहाँ पे पढ़ भी पाओगे कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। मतलब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना कि जो पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत ज्यादा कम आपको देखने को मिल रहे थे ऐसे पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसका रीजन ही यहाँ पे ये है, क्योंकि आपको पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे एटम के अंदर तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ही बहुत छोटी जगह पे है, ठीक है? ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि बहुत छोटी जगह पे आपको पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलता है एटम्स के अंदर, इसलिए आपको यहाँ पे कम डिफ्लेक्शंस पार्टिकल्स के देखने को मिले थे, ठीक? उसके बाद आपको थर्ड क्या दे रखा है, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। अभी हमने यहाँ पे थर्ड रिजल्ट पढ़ा था, यहाँ पे जो बाउंड हो जा रहे थे, रीबाउंड हो जा रहे थे, तो हमने यहाँ पे देखा कि बहुत ऐसे यहाँ पे बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो कि आपके 180 डिग्री पे क्या हो जा रहे थे, यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पे बिल्कुल ही ऐसे मान लो यहाँ पे कि इस तरीके से ही यहाँ पे आए पहले, और बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे इसी तरीके से वापस चले गए, ठीक है? सिंगल लाइन में ही, ठीक है? तो ऐसे पार्टिकल्स आपको यहाँ पे, जैसे ये वाला पार्टिकल आप देखो, तो ये 180 डिग्री पे ही आपको क्या हो जा रहा है, वापस से डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है? तो ऐसे पार्टिकल्स को भी आपको यहाँ पे देखने को मिले थे। अब इसका रीजन क्या यहाँ पे देखने को मिला था, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। मतलब यहाँ पे जो मास है बेसिकली आपका यहाँ पे, और पॉजिटिव चार्ज है, वो अपने यहाँ पे कोई छोटी सी ही जगह पे मतलब आप बोल लो यहाँ पे प्रेजेंट है, बाकी पूरी जगह पे आप ऐसा समझ सकते हो कि ज्यादातर एरिया उसका खाली है, जो अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है? तो यहाँ पे ये 3 कंडीशन आपको बस याद रखनी है, ठीक है? ये तीनों यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 180 डिग्री पे यहाँ पे डाइवर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है? वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनका जो मास है यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक कंसंट्रेटेड जगह पे ही आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। फिर आगे आपसे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियन इज़ अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ एन एटम। ठीक, अब आपने यहाँ पे देखा कि जो आपका यहाँ पे एटम है, उसके अंदर आपको यहाँ पे न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और उसी को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे उसके रेडियस को बेसिकली, कि यहाँ पे जो आपका रेडियस होता है न्यूक्लियस का, वो आपका यहाँ पे 10⁵ टाइम्स छोटा होता है आपके यहाँ पे रेडियस ऑफ एन एटम से, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए।
फिर आगे आपसे क्या बोला जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ इस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम अपना यहाँ पे आगे रखा था, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पे कंक्लूजन्स निकाले थे उसकी वजह से। ठीक है, तो इन्होंने उसमें क्या क्या बोला था, पहली चीज उन्होंने क्या बोली कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है यहाँ पे आपके एटम में, जिसका यहाँ पे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि यहाँ पे जो आपका चार्ज पार्टिकल है ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, बहुत छोटी जगह पे आपका प्रेजेंट है, और उसी को इन्होंने क्या नाम दिया, यहाँ पे न्यूक्लियस दिया है। ठीक है, तो आपका एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो बहुत छोटी जगह पे, और वो सारा आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से ही बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे आपसे बोल रखा है यहाँ पे कि क्लियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, ये तो अभी हमने ऊपर देखा ही था। फिर सेकंड आपसे बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। अब देखो यहाँ पे ये चीज उन्होंने क्या बोली कि पॉजिटिव चार्ज तो आपका न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने को मिल रहा है एटम में, पर उसको रिवॉल्व कौन कर रहा है यहाँ पे, उसको अराउंड यहाँ पे सराउंड आप बोले या फिर रिवॉल्व उसके अराउंड कौन कर रहा है यहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व कर रहे हैं अंदर, और आपका जो प्रोटॉन है वो एक ही जगह पे आपका यहाँ पे सिचुएटेड है, जो कि आपका है यहाँ पे न्यूक्लियस। ठीक है, फिर आगे आपसे क्या बोल रहा है थर्ड में कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। अभी हमने यहाँ पे ऊपर यही देखा है, जो आपको रेडियस के बारे में भी समझाया था कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आपका 10 टू 5 टाइम्स आपका छोटा होता है रेडियस ऑफ एन एटम से। ठीक है, तो वो थर्ड पॉइंट आपसे यहाँ पे यही बोला जा रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ड्रॉबैक से रिलेटेड। तो ड्रॉबैक्स क्या था यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल का बेसिकली यहाँ पे, तो सबसे पहला तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेवोल्यूशन की, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं आपके यहाँ पे न्यूक्लियस को। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि रेवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है, ठीक है, इन्होंने बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर आपके यहाँ पे ऑर्बिट में, तो देखो यहाँ पे ये स्टेबल क्यों है, क्यों नहीं है बेसिकली, क्योंकि जब आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना सर्कुलर में, तो वो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन के थ्रू जाएंगे। एक्सेलरेशन जब आपका यहाँ पे होता है, तो उस केस में यहाँ पे जो आपके चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपके क्या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या करेंगे यहाँ पे, वो एनर्जी को रेडिएट करेंगे। ठीक है, तो जब वो यहाँ पे एनर्जी को रेडिएट करेंगे, तो जो जिस रिवॉल्यूशन में यहाँ पे वो घूम रहे हैं ना, जिस पाथ पे वो घूम रहे हैं, वो छोटा होता जाएगा, और वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो यहाँ पे न्यूक्लियस से जाके टकरा जाएगा। ठीक है, पर हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि आपका एटम क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, जो आपको यहाँ पे दे रखा है ना कि बट एटम आर क्वाइट स्टेबल, ये आपके यहाँ पे क्या होता है, एटम स्टेबल होते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हम इनके थ्योरी के हिसाब से देखते हैं, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे रिवॉल्व करें सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, न्यूक्लियस पे। अब क्योंकि यहाँ पे वो रिवॉल्व करे, तो एक्सलेशन के थ्रू यहाँ पे वो जा रहे हैं, और एक्सलेशन की वजह से यहाँ पे वो रेडिएट कर रहे हैं यहाँ पे एनर्जी। अब यहाँ पे जब वो रेडिएट करते हैं यहाँ पे एनर्जी, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो उनका ऑर्बिटल है ना, सर्कुलर ऑर्बिट, वो यहाँ पे धीरे धीरे छोटा होता जाता है, और यहाँ पे वो आपके जो आपका यहाँ पे न्यूक्लियस है उसके साथ जाके वो क्या आ जाता है, यहाँ पे टकरा जाता है। ठीक है, पर एक्चुअली में हम क्या देख रहे हैं, अब जब ये टकरा रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे देखो कहने का क्या है कि आपका जो एटम होगा वो अनस्टेबल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका ये न्यूक्लियस से जाके वो टकरा जा रहा है। पर इन रियलिटी हम क्या देखते हैं कि आपके जो एटम होते हैं ना, वो क्वाइट स्टेबल है, मतलब अच्छे खासे वो स्टेबल है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इनका यहाँ पे यही ड्रॉबैक है कि यहाँ पे जो इन्होंने बता रखा है कि आपके वो सर्कुलर ऑर्बिट में आपके यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ठीक है, इस टाइप से जो इन्होंने यहाँ पे थ्योरी यहाँ पे हमें बेसिकली देखने को मिल रही है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, पर अभी हम यहाँ पे जब बोर्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जब बोर्स की हम यहाँ पे उनके मॉडल को पढ़ेंगे, तब उन्होंने यहाँ पे कुछ रूल्स बेसिकली यहाँ पे लेके चले हैं, जिसकी वजह से हम आज तक उनके उन्हीं के रूल्स हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। ठीक है, बोर्स वाले ही। तो यहाँ पे आई होप कि आपको रदरफोर्ड वाला अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो देखो नील बोर्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इन्होंने सबसे पहले कुछ पॉस्टुलेट्स यहाँ पे निकाले, मतलब रूल्स बेसिकली यहाँ पे निकाले। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड एन एटम। मतलब इन्होंने क्या बोला कि आपका जो एटम है उसके अंदर आपको यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्बिट्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसपे आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं, ऐसे समझ लो। दूसरा आपसे बोल रहा है कि वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। अब जैसा हमने यहाँ पे ड्रॉबैक में पढ़ा था अपने यहाँ पे रदरफोर्ड वाले में, कि जब वो यहाँ पे एक्सेलरेशन के थ्रू जाते हैं, तो वो अपनी यहाँ पे हीट एनर्जी रेडिएट एनर्जी को रेडिएट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ऑर्बिट है वो छोटा होता जाता है, और न्यूक्लियस से जाके वो टकरा सकता है, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि आपके एटम होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। पर एक्चुअली में जब हम यहाँ पे देखते हैं रियलिटी में, वो आपके एटम बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, वो उसके बेसिस पे करेक्ट नहीं बैठता है। ठीक है, तो इसी को ही यहाँ पे आप बोल सकते हो, यहाँ पे करेक्ट करने के लिए इन्होंने कुछ रूल बताए। पहला तो रूल इन्होंने ये बोल दिया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके यहाँ पे डिस्क्रीट ऑर्बिट में आप यहाँ पे बोल सकते हो रिवॉल्व करते हैं, और कुछ ही नंबर ऑफ डिस्क्रीट ऑर्बिट आपकी प्रेजेंट होती है आपके एटम के अंदर। ठीक है, पहला कंडीशन।
दूसरी कंडीशन उन्होंने बोली यहाँ पे कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ना, वो आपके यहाँ पे डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहे हैं, पर वो यहाँ पे रेडिएट नहीं कर रहे हैं कोई भी एनर्जी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्योंकि अब यहाँ पे ये रेडिएट नहीं करेंगे कोई भी एनर्जी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वो ऑर्बिट छोटी नहीं होगी और न्यूक्लियस से जाके नहीं टकराएगी। ठीक है, तो ये चीज बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। जो इन्होंने यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट बताए हैं उस पे उससे पहले आपने यहाँ पे इन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं, वो रूल्स आपको यहाँ पे ये दो आपको दे रखे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक। अब देखो आगे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इनके बारे में कि इनको भी यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पे ही 2000 सॉरी 1922 में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इनकी ये तीन बुक्स हैं बेसिकली, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी और डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये तीन इनकी यहाँ पे बुक्स हैं। और बस आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पता होना चाहिए, यहाँ पे इनकी इनको नोबेल प्राइज मिल रखा है, किसकी वजह से यहाँ पे मिला है, इन्होंने क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन्होंने अच्छे से यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, 1922 में यहाँ पे इनको मिला था। अब देखो यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये पूरा एक एटम है। ठीक है, इसके अंदर आपको ये जो सर्कल्स में दिख रही है ना, ये सब आपकी यहाँ पे क्या है, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये तो हो गया आपका यहाँ पे न्यूक्लियस। ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पे रदरफोर्ड में भी डिस्कस किया था, वही सेम चीज है यहाँ पे न्यूक्लियस भी। उसके अलावा यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे शेल्स है, इन्होंने यहाँ पे नाम दिया K, L, M और N शेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये आपको यहाँ पे शेल्स को नाम दिया K, L, M, N। ठीक है, तो K वाली जो सबसे अंदर होगी उसको बोलेंगे, उसके बाहर वाली को L बोलेंगे, फिर M, फिर N। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है, सबसे अंदर वाली को K, फिर उसके बाद L, फिर M और फिर N। तो ये आपके यहाँ पे चार आप बोल सकते हो सब शेल्स है बेसिकली आपके यहाँ पे एटम्स के अंदर। ठीक है, जिसको आप यहाँ पे एनर्जी लेवल भी आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो। ठीक, तो अलग अलग आपके यहाँ पे नाम है, कोई यहाँ पे एनर्जी लेवल बोलता है, कोई यहाँ पे शेल बोलता है, कोई सब शेल बोलता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे जो है बेसिकली वो नंबर ऑफ शेल्स की वजह से ही है, क्योंकि आपको यहाँ पे चार शेल्स देखने को मिल रही है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे के को 1 दे दिया, फिर एल को 2 3 4 आपको यहाँ पे एम और एन को दे दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या चीज बोली है, यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे बोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो गया कि आपका न्यूक्लियस ऐसे प्रेजेंट है और यहाँ पे जो आप सेल्स देख रहे हो वो ऐसे उसके सराउंडिंग है। ठीक है, इस तरीके से जा रही है। पर रदरफोर्ड वाला जो केस था, तो वो कैसा था यहाँ पे कि न्यूक्लियस आपका इस तरीके से है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का पाथ आपको इस तरीके से दिखेगा, एक इलेक्ट्रॉन का पाथ आपको इस तरीके से दिखेगा, एक आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखा, मतलब अलग अलग तरीके से आप वो ऑर्बिट कर रहे थे। इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज देखने को मिली थी कि यहाँ पे वो रेडिएट कर रहे थे एनर्जी, जिसकी वजह से वो एटम स्टेबल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। पर बोर्स ने यहाँ पे क्या बोला कि जो आपको यहाँ पे डायग्राम में ही समझा दिया है अच्छे से, कि इस तरीके से कुछ आपको यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एटम का। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इनको हम क्या बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं आपके एटम का। ठीक है, KLMN, यहाँ पे ये चीज बस इतनी सी चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। ना अब हम आगे चलते हैं, तो आगे आपको दिखेगा अगला टॉपिक वो है आपका यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का। ठीक है, तो अभी तक हमने अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स को देखा, प्रोटॉन्स को देखा। अब आपके यहाँ पे थर्ड जो आपके यहाँ पे होते हैं वो होते हैं आपके यहाँ पे न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे इनकी खोज किसने की थी, जे चैडविक ने की थी। यहाँ पे इसको डिस्कवर किसने किया था, जे चैडविक ने किया था, 1932 में किया था। ठीक है, और ये आपके ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना कि दे हैव नो चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे इनका जो मास होता है वो इक्वली आपका होता है प्रोटॉन के बराबर ही। ठीक है, तो जितना आपका यहाँ पे प्रोटॉन का बेसिकली मास होता है यहाँ पे 1 U, वही आपका यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का भी होता है। ठीक, अब उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या चीज और याद रखनी है कि आपके जो बेसिकली यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं हर एक एटम के एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन में आपको यहाँ पे न्यूट्रॉन्स देखने को नहीं मिलता है। ये आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन भी पहले भी पूछा जा चुका है, तो ये चीज हमेशा याद रखना है ये चीज। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे स्टार मार्क भी कर दिया है कि आपको न्यूट्रॉन्स देखने को नहीं मिलता हाइड्रोजन में, बाकी सब आपके एटम्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आगे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो किससे हम डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। फिर मास ऑफ एन एटम की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सम हम यहाँ पे करते हैं मासेस का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का। तो उसकी वजह से हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हमें यहाँ पे मास मिलता है एटम का। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन दे देता है कि आपको यहाँ पे मास निकालना है एटम का, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो आप यहाँ पे जो भी आपको प्रोटॉन दे रखे हैं उसका मास निकालोगे, फिर साथ ही साथ आप यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का मास निकालोगे, दोनों को यहाँ पे ऐड करोगे, तो आपको यहाँ पे मास ऑफ एन एटम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर अगले पे चलते हैं, अगला आपको यहाँ पे दे रखा है कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ठीक है, ऑर्बिट्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एनर्जी लेवल, ऑर्बिट, शेल्स सब यहाँ पे एक ही चीज है। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे कैसे आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूट करा है हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, जो आपके बेसिकली यहाँ पे किसने यहाँ पे किया है, बोर ने किया है और बरी ने किया है। ठीक है, इन दोनों ने बेसिकली यहाँ पे कुछ रूल्स निकाले हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में। ठीक,
तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं अपने यहाँ पे जो रूल है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल, ठीक है, कितना आपका यहाँ पे नंबर आपका आपके इलेक्ट्रॉन, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे वो प्रेजेंट रहेगा शेल में, वो आप देते हो 2 raised to power n के स्क्वायर से, ठीक है। अब यहाँ पे n क्या आपका नंबर ऑफ शेल्स है, जैसे आप अगर आप यहाँ पे देखो तो k आपका यहाँ पे क्या है, नंबर 1 है, ठीक है। तो 2 और n की पावर 1 मतलब 2n स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, n यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 की पावर स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 2। मतलब k में हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आप नेक्स्ट में देखो तो यहाँ पे बस 1 की जगह 2 डाल दो तो 4, 4 इंटू 2 8, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 8। फिर 3 डालोगे अगर आप यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 इंटू 2 18, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आप यहाँ पे निकाल सकते हो शेल्स के लिए। तो बस ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि मैक्सिमम नंबर आप जितना यहाँ पे भर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स आप कोई भी शेल में, तो वो आपका होता है 2 n की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है बेसिकली, ठीक। तो ये चीज याद रखना, और ये आपको यहाँ पे भी दे ही रखा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 18 और एन शेल में 32, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर आपको और भी शेल दे रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निकाल सकते हो। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8। अब ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल दे रखा है, ठीक है, जैसे अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि 3 शेल अगर अगर हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है, के एल और एम, तो उस केस में जो आपका आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सा होगा, एम होगा, है ना। तो आपका आउटर मोस्ट जो शेल जो कोई भी होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट नंबर जो आपका इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है वो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर आप मान लो यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे मान लो के एल और एम है एक में, और एक में के एल एम और एन है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता होगा कि जो आपके यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है वो आपका एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है, और वैलेंसीज वगैरह जो भी आप निकालते हो तो वो भी आपके यहाँ पे एटॉमिक नंबर से ही निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अभी हमने यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या पढ़ी, जो आपका यहाँ पे लास्ट वाला शेल होगा ना उसमें सिर्फ और सिर्फ आप मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो, पर ये सेकंड रूल भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि आउटर मोस्ट जो शेल होगा, ठीक है, कोई भी आउटर मोस्ट शेल हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप 8 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ठीक है। पर हाँ एक चीज और याद रख लेना कि जो आपका के होता है, अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ के ही आपका प्रेजेंट है, तो उस केस में आप सिर्फ 2 ही भर पाओगे, ठीक है, 8 नहीं भर पाओगे, सिर्फ 2 भर पाओगे। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहला शेल अगर आपको गिवन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हीलियम हो जाता है, हाइड्रोजन हो जाता है, तो उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो वो सिर्फ 2 ही भर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा जितने भी आपके पास शेल आएंगे उसमें मैक्सिमम जो आप यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब रख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स को, वो सिर्फ और सिर्फ 8 होते हैं, ठीक है। अब जैसे इस केस में हमने देखा यहाँ पे कि 2 भर सकते हैं, एल में 8 भर सकते हैं, पर एम में हमने देखा था कि हम 18 भर सकते हैं। पर जो हमें यहाँ पे दिया हुआ होगा कोई भी एटम, तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा ना वो इस तरीके से होगा कि हम लास्ट वाले में सिर्फ 8 ही भर पाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम बेसिकली हम यहाँ पे 8 ही भर पाएंगे, उससे ज्यादा हम यहाँ पे नहीं भर पाएंगे। फिर अगर मान लो आपको यहाँ पे इस तरीके से कोई नंबर ऑफ शेल्स दे रखे हैं, ठीक है, और आपसे यहाँ पे बोला निकालने के लिए वैलेंसीज वगैरह, तो इसमें भी जो आपका यहाँ पे लास्ट वाला ऑर्बिट होगा ना, इसमें भी आप सिर्फ 18 8 ही भर पाओगे, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि आप यहाँ पे 32 18 ये नहीं भर पाओगे, सिर्फ 8 ही आप यहाँ पे मैक्सिमम भर सकते हो लास्ट वाले ऑर्बिट पे, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट आप बोल लो एनर्जी लेवल, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट आपका जो ऑर्बिट है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ 8 ही भर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। फिर थर्ड आपसे क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। अब इसका मतलब यहाँ पे कहने का क्या है, जब जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे ऊपर ये डायग्राम से समझाया था, तो सबसे अंदर आपको यहाँ पे के दिख रहा है, फिर एल दिख रहा है, फिर एम, फिर एन, ठीक है। अब देखो के जब तक नहीं भरा जाएगा ना तब तक एल को नहीं भर सकते हो आप, जब तक आप एल को नहीं भर देते हो पूरा अच्छे से तब तक आप एम को नहीं भर सकते हो, ठीक है। ये याद रखना कि सबसे पहले इनर शेल आपके जब फिल होंगे तभी आप यहाँ पे आउटर शेल पे जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले के को भरोगे, के अगर फिल हो जाता है फिर एल को भरोगे, एल अगर कंप्लीटली फिल है तभी आप यहाँ पे अगले शेल पे जाओगे। तो जो भी आप शेल पे जा रहे हो ना उससे नीचे वाले जो भी शेल है वो कंप्लीटली फिल होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे उसके अगले वाले शेल पे जा सकते हो, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे थर्ड पॉइंट में दिया गया है। फिर आपको यहाँ पे नीचे 18 एलिमेंट्स का बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे गिवन है। जैसे हाइड्रोजन का एक ही होता है यहाँ पे एटम, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपको यहाँ पे एक ही देखने को मिल रहा है आपका यहाँ पे के शेल में, ठीक है। फिर हीलियम को आपको देखने को मिलेगा 2 होते हैं, तो 2 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और ये आपका बेसिकली इनर्ट गैस वाले आपके यहाँ पे अ, उस टाइप वाले आप बोलो ग्रुप में आपको देखने को मिलता है हीलियम, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन आपका क्या है, ये सब आपके यहाँ पे इनर्ट गैसेज हो जाएंगी, ठीक है।
फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर आपको पता है लिथियम का कितना होता है, 3 होता है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि आपका सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आपका सिर्फ ले सकता है ना? अभी हमने ऊपर अच्छे से देखा। तो उस केस में अब आपका एल क्या है, यहाँ पे कंप्लीटली फिल हो गया है। तो इसी की वजह से आपने अब अगले शेल में आप गए हो अगला इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है? तो यहाँ पे 3 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 आपने यहाँ पे इसमें डाल दिया और 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा अगले वाले शेल में, ठीक है? तो इसी तरीके से आप यहाँ पे फिल करोगे जब तक यहाँ पे आप ये वाला इलेक्ट्रॉन वाला आउटर मोस्ट शेल नहीं भर देते, तब तक अगले वाले पे नहीं जाओगे, ठीक है? तो आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि आउटर मोस्ट में कितना भर सकते हो, 8 भर सकते हो, ठीक? तो यहाँ पे देखो 3 भरे गए हैं, यहाँ पे 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पे ये 8 हो गए पूरे, ठीक है? यहाँ पे के भी कंप्लीटली फुल है और एल भी कंप्लीटली फुल है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि नियॉन के अगला वाला जो एलिमेंट होगा, तो उसमें एक एक्स्ट्रा आपका इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो अगले वाले शेल में जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे जो एल आपका सब शेल है वो यहाँ पे कंप्लीटली फिल है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे करो तो आउटर मोस्ट में 8 है, इसमें 2 हैं, ठीक है? 10 आपका यहाँ पे बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है आपका किसका, नियॉन का, ठीक? अब अगला जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा आपका यहाँ पे 11, जो कि आपका किसका होता है, वो होता है सोडियम का, यहाँ पे Na का, ठीक है? तो अब इस केस में आप क्लियरली देखोगे जो आपका आउटर मोस्ट है शेल, उसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे वो तभी आए आप जब आपने यहाँ पे अंदर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो आपके शेल्स थे यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन से आपने यहाँ पे भर दिए, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही कि किस तरीके से आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को भर रहे हो, किस तरीके से आपका यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर काम कर रहा है, ठीक है? तो यही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। के में आप 2 ही भर सकते हो, आउटर मोस्ट में आप सिर्फ और सिर्फ 8 ही भर सकते हो। और ये इसी की वजह से अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि वैलेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक? तो देखो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले कि वैलेंसीज बेसिकली आप यहाँ पे कैसे निकालोगे, ठीक? तो देखो वैलेंसी आपका अगला यहाँ पे टॉपिक ही है। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल है, जैसे आप अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की, ठीक है? तो ऑक्सीजन में आपको यहाँ पे कितने आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बाहर में, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे बाहर देखने को मिल रहा था। आउटर मोस्ट शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम लोग यहाँ पे इनको बोलने वाले हैं, ठीक? अब अगर हमने देखा था ऊपर की बोर ब्यूरी आपके स्कीम से हमने यहाँ पे ऊपर क्या देखा था कि जो आपका आउटर मोस्ट शेल होता है यहाँ पे एटम का, ठीक है? वो यहाँ पे मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे ले सकता है, ठीक? तो अभी हमने यहाँ पे ये ऊपर देख रखी है, ठीक है? ये सब चीजें। अब यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जिसका भी आपका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं। और वो आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा केमिकली रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है? केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं वो चीजें। जिसका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होगा, उनको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं। और वो आपके यहाँ पे केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है? अनरिएक्टिव याद रखना, ठीक है? पहले तो याद रखना कि कंप्लीटली फिल होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल अगर कंप्लीटली फिल है उसको हम क्या बोलेंगे, इनर्ट गैस बोलेंगे। उनकी वैलेंसी कितनी होगी, यहाँ पे जीरो होगी, ठीक है? याद रखना है उनकी वैलेंसी कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि हर एक जो आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो आपके यहाँ पे ऑर्बिट में, वो आप भर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है? तो इसलिए उनकी वैलेंसी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये आपके अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख पाओगे आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, उनके सिंबल्स आपको दे दिया, एटॉमिक नंबर दे दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, और किस तरीके से आप यहाँ पे फिल करोगे ये सब आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे, और वैलेंसी क्या है ये देख पाओगे, ठीक है? अब देखो आपको ना वैलेंसी समझने के लिए आपको यहाँ पे नीचे लेके चलते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हीलियम के हेल्प से इन्होंने समझाया कि हीलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ऑल अदर एलिमेंट्स हैव एटम विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है? तो यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका हीलियम है, तो क्योंकि हीलियम आपका इनर्ट गैस है, तो आपने यहाँ पे देखा कि आपका जो ऑर्बिट है उसमें आप क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन आप बस मैक्सिमम भर सकते हो, तो हीलियम में भी आपने सिर्फ 2 ही भरे, और ये आपका क्या है, इनर्ट गैस हो गया, और इनर्ट गैस आपका अनरिएक्टिव होता है, ठीक है? यही बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, यही बोला जा रहा है आपसे। फिर नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम का मतलब ही हो गया वैलेंसी, ठीक है? याद रखना, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम अगर कभी भी बोलता है उसका मतलब क्या है, यहाँ पे वैलेंसी की बात हो रही है, ठीक है? आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल विद एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट अटेम्प्ट टू अटेन अ फुली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे देखो इजीली समझाने के लिए मैं आपको यहाँ से समझा दे रहा हूँ। अब जैसे अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे फ्लोरीन, ठीक है? फ्लोरीन को अगर हम यहाँ पे लेते हैं, तो फ्लोरीन में अभी हमने यहाँ पे डायग्राम में क्या देखा, अच्छे से यहाँ पे देखना। तो के शेल हमने देखा कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है? फिर एल शेल में हम देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, और अभी हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था यहाँ पे बोर और ब्यूरी वाले स्कीम में कि मैक्सिमम आप यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो। अब आपका यहाँ पे वैलेंसी आप कैसे निकालोगे? वैलेंसी का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पे उसको एटम को स्टेबल करना है। स्टेबल आप कैसे करोगे? जब आपका यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होगा। ठीक है, ये चीज बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो अब इसको यहाँ पे आपको आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल्ड करना है। ठीक है, तो अब इस केस में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे। अब इसमें देखो आप क्लियरली कि आपको 7 तो यहाँ पे दिख ही रहे हैं। अब आपको यहाँ पे 8 बनाने के लिए सिर्फ एक आपको यहाँ पे चाहिए एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसी की वजह से इसको क्या करना पड़ रहा है? यहाँ पे गेन करना पड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे याद रखना कि जब भी आपको यहाँ पे गेन करना होता है, तो आपका जो साइन होता है ना, वो नेगेटिव का लगता है। जब भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज करते हो, तो उस केस में आपका जो साइन लगता है वो पॉजिटिव का लगता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने फ्लोरीन की बात की, तो फ्लोरीन में 7 ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे आपके आउटर मोस्ट शेल में, उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे चाहिए था। तो जब इसको एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या बनेगी? वैलेंसी तो इसकी बन जाएगी एक। ठीक है, वैलेंसी तो यहाँ पे इसकी एक ही बनेगी, पर अगर आपसे मान लो यहाँ पे पूछता है यहाँ पे चार्ज क्या होगा इस पे, तो वो आपका होगा एफ माइनस। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, प्रीवियस वीडियोस में आपको यहाँ पे करवा भी चुका हूँ मैं। ठीक, फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए प्लस साइन की, तो अभी हमने देखो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सोडियम की। ठीक, तो सोडियम का अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो के, एल और एम। के में आपने 2 भर दिए। ठीक है, आपका कितना होता है एटॉमिक नंबर? होता है यहाँ पे 11। एल में आप यहाँ पे मैक्सिमम 8 भर सकते हो, तो 2 और 8 10 हो गए। मतलब यहाँ पे एम में कितना बचा? यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 11 ही आप यहाँ पे सिर्फ भरोगे ना, एटॉमिक नंबर इसका 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन भरोगे, तो 2 और 8 10 और 1 आपका बच गया, तो वो एम शेल में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अब एक को आप यहाँ पे लूज करना इसके लिए ज्यादा आसान है, इंस्टेड ऑफ 7 को गेन करना। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि वैलेंसी मतलब क्या है, कि आपको यहाँ पे इसको स्टेबल बना रहे हो। स्टेबल कैसे बनाओगे? अगर आपका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे वो स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो तरीके हैं इसको स्टेबल बनाने के। पहला तो हो गया यहाँ पे कि आप लूज कर लो यहाँ पे एक को। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर आप यहाँ पे लूज कर लेते हो तो स्टेबल बन जाएगा, या फिर आप यहाँ पे इसको गेन कर लो 7 इलेक्ट्रॉन को। ठीक, पर अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करने से, है ना? क्योंकि आपको यहाँ पे जो 7 इलेक्ट्रॉन अगर आप गेन करोगे, तो आपको ज्यादा एनर्जी वगैरह सब कुछ लगेगा एज कम्पेयर टू अगर आप सिर्फ एक को ही लूज कर देते हो, है ना? तो यहाँ पे एक को लूज करने पे क्या लग जाएगा? लूज करने पे प्लस साइन लगता है, तो Na हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ठीक, और यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी एक। वैलेंसी भी क्या होगी यहाँ पे? इसकी एक हो जाएगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये एक कैसे होगी? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। ठीक है, एक को लूज किया है, ये चीज याद रखना। इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है? यहाँ पे एक है। वही सेम सिनेरियो आपका यहाँ पे फ्लोरीन में भी था। फ्लोरीन में बस यहाँ पे केस क्या है यहाँ पे, कि वो एक को गेन कर रहा है, क्योंकि गेन करना उसके लिए ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू 7 को लूज करना। ठीक है, तो ये याद रखना कि हमेशा हम लोग जो हमारे लिए हमारे एटम के लिए ज्यादा आसान है ना, हम वो वाला कंडीशन लेके चलते हैं। जैसे आपका यहाँ पे सोडियम में लूज करना ज्यादा आसान है, फ्लोरीन में गेन करना ज्यादा आसान है। ठीक है, तो जो ज्यादा आसान कंडीशन होगी ना, हम हमेशा उसको लेके चलेंगे। तो उसकी मदद से आप यहाँ पे चार्ज भी निकाल सकते हो, साथ ही साथ आप वैलेंसी भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीजें तो अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो यही सब आपको यहाँ पे अच्छे से समझा रखा है, ये सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब उसके अलावा आपको यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का। तो देखो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का अगर हम बात करते हैं, तो मैग्नीशियम की होती है 12, एल्यूमिनियम की होती है यहाँ पे 13। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। तो मैग्नीशियम की क्या होती है? यहाँ पे 12 होती है, एल्यूमिनियम की होती है यहाँ पे 13। ठीक है, तो के, एल, एम। तो यहाँ पे हमने देखा के में 2 भर सकते हो, एल में आप 8 भर सकते हो, तो 8 और 2 हो गए 10। 12 में से 10 ऑलरेडी यहाँ पे आ गए, दो दो बचे सिर्फ, तो 2 भर पाओगे आप एम में। फिर हमने यहाँ पे देखा कि आप यहाँ पे 2 को लूज भी कर सकते हो। ठीक है, लूज कर सकते हो या फिर आप 6 को गेन कर लो, क्योंकि लास्ट वाले में तो आपके मैक्सिमम 8 ही रहने वाले हैं, है ना? तो अब आप यहाँ पे खुद पॉज करके यहाँ पे वीडियो बताओ कि आपके लिए आसान क्या होगा, यहाँ पे 2 को लूज करना या फिर 6 को गेन करना? तो 2 को लूज करना ज्यादा आसान होगा, ऑब्वियस सी बात है ना? तो यहाँ पे जो वैलेंसी बनेगी इसकी, तो वो कितनी बनेगी? यहाँ पे आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे, यहाँ पे मैग्नीशियम को यहाँ पे देखो, तो वैलेंसी इसकी कितनी बनी? यहाँ पे 2 बनी। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बन जाएगी? यहाँ पे 2 बन जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो आप इससे नहीं कर पा रहे हो, इससे कर ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसने यहाँ पे 6 को गेन कर लिया, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में क्या था? यहाँ पे 8 एलिमेंट आप भर सकते थे। अब जितने आपने गेन किए ना, अब उसको आप यहाँ पे माइनस कर दो, तो बचे कितने? यहाँ पे 2 ही बचे, है ना? तो यही आपके यहाँ पे, इससे भी आप इस तरीके से वैलेंसी निकाल सकते हो। ठीक है, पर अगर मैं आपको यही बोलूंगा कि जो आसान है उस तरफ से जाओगे तो आपके लिए ज्यादा ईजी रहेगा।
अब यहाँ पे अगले अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो KLM लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 2 और 8, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे 10 हो गए, बचे यहाँ पे 3। तो अब यहाँ पे भी वही सेम चीज आप करोगे, 3 को लूज करना ज्यादा आसान है या फिर 5 को गेन करना, 3 को लूज करना ज्यादा आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे वैलेंसी कितनी आ गई, यहाँ पे 3 आ गई, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस की, ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, फॉस्फोरस की, यहाँ पे आप देख पाओगे तो फॉस्फोरस का आपका यहाँ पे क्या होता है, 15 होता है, ठीक है। तो 15 अगर आपको यहाँ पे दे रखा है तो KLM, ठीक है, तो 2 15 दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो 2 और 8 10 हो गए यहाँ पे, और ये हो गया आपका यहाँ पे 5। अब देखो यहाँ पे ना, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे 5 आपको दे रखा है, तो यहाँ पे आप किस तरीके से निकाल पाओगे, एक तो हो गया कि आप 5 को लूज कर लो, ठीक है, 5 आपके इस तरीके से हो गए, और एक हो गया आपके यहाँ पे 3 को आप गेन कर लो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज रुकना, यहाँ पे इस तरीके से वैलेंसी नहीं आएगी यहाँ वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हो गया इसका, यहाँ पे 2 हो जाएगी इसकी वैलेंसी, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्टली लूज करना इसका ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब फॉस्फोरस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो फॉस्फोरस में 2 और 8 यहाँ पे 10 हो गए, 10 में बचे कितने, 15 में से 5 बचे, ठीक है। अब 5 को आप लूज करोगे, ज्यादा आसान है आपके लिए कि 3 को गेन करना ज्यादा आसान है, 3 को गेन करना एज सच ज्यादा आसान है, ठीक है। तो 3 वाली आप वैलेंसी आप याद रखते हो, पर आपको यहाँ पे 5 वाली भी याद रखनी है, ठीक है। तो दोनों ही आपको यहाँ पे क्या रखनी है, यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। वही सेम सिनेरियो आपके अलग अलग एलिमेंट्स में रहेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे बात की, तो 6 और 2 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 5 और 3 हो जाएगा, ठीक है। पर ज्यादा स्टेबल कौन सी रहेगी हमें वो देख के चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैलेंसीज वगैरह आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सब डिस्कस कर लिया। अब अगला आपके पास टॉपिक आ जाता है एटॉमिक नंबर ऑफ मास नंबर का। तो देखो एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे एटॉमिक नंबर बोलेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देख पाओगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर दे रखा है, अब इसको यहाँ पे आप मैच करो, तो जितना आपके यहाँ एटॉमिक नंबर आपके यहाँ प्रोटॉन है ना, वही आपका क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। देखो ध्यान से देखो, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन था, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। 2 प्रोटॉन आपके यहाँ पे हीलियम में थे, तो 2 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है कि एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो आपका यहाँ पे प्रेजेंट है एटम में, उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर बोलेंगे, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल जेड से करते हैं। हाइड्रोजन के केस में कैपिटल जेड 1 होता है, अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, कार्बन के केस में 6 होता है बस, ठीक है। यही चीज बस आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, ठीक है। फिर अगला अगर हम बात करते हैं मास नंबर की, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं मास नंबर को, तो यहाँ पे मास नंबर आप कैसे निकालोगे, तो बेसिकली आप यहाँ पे निकालोगे प्रोटॉन्स जो आपको दिए हुए हैं उनको ऐड करोगे आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की हेल्प से आप यहाँ पे मास नंबर निकाल सकते हो। और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, हम इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने स्टार भी लगा रखा है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मिला के हम लोग मास नंबर निकालते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लोग साथ में मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा भी दिया हो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से अगर हम यहाँ पे मास नंबर निकालते हैं, तो वो कंडीशन भी करेक्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है कि न्यूक्लियॉन्स आपका क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा। और अगर आपको यहाँ पे न्यूक्लियॉन के केस में दे रखा है या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के केस में दे रखा है, दोनों ही कंडीशन आपके यहाँ पे सही होगी, ठीक है। फिर आगे आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, मास ऑफ कार्बन इज 12 U बिकॉज इट हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे एटॉमिक बेसिकली मास आपका यहाँ पे 12 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन्स है और 6 प्रोटॉन है, ठीक है। तो अभी हमने देखा मास नंबर कैसे निकालोगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को आप यहाँ पे ऐड कर दो, उससे आपका यहाँ पे मास नंबर निकल आएगा, ठीक है। और इन्हीं को मिला के हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम कभी भी बात करते हैं ना, अब जैसे अगर मान लो यहाँ पे आपसे नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे मैं वापस लिख दे रहा हूँ। तो जैसे आपको यहाँ पे नाइट्रोजन दे रखा है, ठीक है, नाइट्रोजन का सिंबल होता है एन, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे सिंबल लिख दिया एन, ठीक। सिंबल लिखने के बाद आपको यहाँ पे नीचे लिखना होता है यहाँ पे जेड। जेड क्या होता है आपका बेसिकली, तो अभी हमने यहाँ पे जेड डिस्कस किया था, वो होता है आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर आपका यहाँ पे क्या होता है, 7 होता है नाइट्रोजन का, ठीक। फिर ऊपर आप लिखते हो यहाँ पे कैपिटल ए, जिसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर, जो अभी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया है। तो मास नंबर आपका यहाँ पे क्या होता है, वो होता है आपका यहाँ पे 14। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो यहाँ पे अपने एलिमेंट को, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी पहले भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से आप यहाँ पे डिनोट करते हो, किस तरीके से आप यहाँ पे लिखते हो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मास नंबर ऊपर होता है, उसको ए से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर नीचे होता है, उसको जेड से डिनोट करते हैं।
और हर एक एलिमेंट का अपना अलग एटॉमिक नंबर, अलग आपका मास नंबर होगा, ठीक है। अब कुछ कंडीशन आपकी ऐसी होती है, जब हम यहाँ पे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स ये सब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अब अपना यहाँ पे अगला टॉपिक आ जाता है, वो है अपना यहाँ पे आइसोटोप्स। तो देखो आइसोटोप्स बहुत सिंपल स्टेटमेंट, बस आप यहाँ पे पढ़ लो। आइसोटोप्स आपके सेम आपके यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सेम एलिमेंट्स आपके बेसिकली एटम जो होता है यहाँ पे सेम एलिमेंट्स के ही एटम होते हैं, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, बस डिफरेंट मास नंबर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के केस में अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, तो एग्जाम्पल आप जैसे यहाँ पे ले सकते हो कार्बन का, ठीक है। आपने यहाँ पे कार्बन का यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल ले रखा होगा यहाँ पे। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बन के 3 आइसोटोप्स आपके यहाँ पे होते हैं। तो 3 आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं? तो देखो पहला हो गया, जैसे आप अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 12C6, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पे 13C6, फिर हमने देखा यहाँ पे 14C6। तो ये 3 आपके यहाँ पे आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि आपके यहाँ पे जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो आपके एक ही एलिमेंट के ही हैं, ठीक है। जो आपके एटम है वो आपके क्या है, एक ही एलिमेंट के, मतलब यहाँ पे जो आपका आइसोटोप बनेगा वो यहाँ पे एक ही एलिमेंट का होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि कार्बन के ही यहाँ पे 3 आइसोटोप हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आपका एटॉमिक नंबर जो आपने यहाँ पे नीचे लिखते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ पे, सेम है, बस मास नंबर आपका डिफरेंट होता जा रहा है, ठीक है। 12, 13, 14 या क्या है, मास नंबर है, ये आपका डिफरेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका यहाँ पे कार्बन के केस में। फिर आपको यहाँ पे दे रखा है हाइड्रोजन के केस में भी, अगर आप देखोगे तो मास नंबर सेम है आपका, एटॉमिक नंबर सेम है, और मास नंबर आपका यहाँ पे डिफरेंट होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कंडीशन बस आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो आपको आइसोटोप्स होते हैं सेम आपके एलिमेंट के एटम्स होंगे, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन एटॉमिक नंबर सेम होगा, बस मास नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन बस आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। फिर आगे हम चलते हैं। तो आगे आपको देखो आगे क्या दे रखा है आपको, वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ रखा है, वो मैंने आपको यहाँ पे करवा रखा है वैसे तो ये हमने यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन जब हमने किए थे पिछले चैप्टर के, तब हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था ये वाला क्वेश्चन। तो हमने देखा था कि क्लोरीन के आपके 2 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तो एक का आपका मास होता है 35, एक का होता है 37। और ये आपके रेशियो में किस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, 3:1 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी अगर हम बात करते हैं एटम की, तो जब भी आपको एटॉमिक मास निकालना होगा ना, तो जब भी यहाँ पे उसके एक से ज्यादा आइसोटोप्स होंगे तो आपको यहाँ पे एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए आपको यहाँ पे रेशियो पता होना चाहिए, जैसे इस केस में आपको पता है 3:1 होता है, ठीक। और ये क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे 3:1 होता है, उसके बेसिस पे आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 35 आपका यहाँ पे पहले वाले का था, तो 35 इंटू 75/100, क्योंकि ये 3 के रेशियो में है तो 75/100 हो गया। और 35 आपको यहाँ पे पहले का मास दे रखा है, दूसरे का मास है 37, तो प्लस किया 37। और ये 1 के रेशियो में प्रेजेंट है, मतलब 4, मतलब 100 में से सिर्फ ये 1% आप, मतलब 1 हिस्सा है, ठीक है। 1/4 हिस्सा है ये। तो 1/4 मतलब क्या हो गया, 25/100 हो गया। तो आपने उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको सॉल्व करा आपने यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे वैल्यू आई 35.5 U, जो कि हम यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक मास हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली आपका एवरेज एटॉमिक मास है, ठीक है, क्लोरीन का। तो आपने कैसे निकाला, क्योंकि यहाँ पे आपको आइसोटोप्स पता थे कि किस रेशियो में आपको यहाँ पे प्रेजेंट आपको यहाँ पे मिलते हैं, और वो यहाँ पे उसका मास क्या है अलग अलग आइसोटोप का, ये आपको पता था, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पे ऐसे आइसोटोप्स भी होते हैं जिसका, मतलब कोई ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिसका कोई आइसोटोप नहीं होता, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे नॉर्मल बस उसका एटॉमिक मास हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पर जिनका आपके पास आइसोटोप प्रेजेंट है, तो उनको हमें यहाँ पे एवरेज करके ही अपना एटॉमिक मास हमें निकालना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको क्लोरीन दिखा, वही सेम कंडीशन आपकी हाइड्रोजन में आ जाएगी, वही सेम कंडीशन आपकी यहाँ पे कार्बन वगैरह इन सब में आ जाएगी, ठीक है। फिर अगला अगला हम यहाँ पे चलते हैं, तो अगला आपको यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में दे रखा है। तो अभी हमने यहाँ पे देखो एक चीज आपको यहाँ पे जरूर याद रखनी है, यहाँ पे जो है स्टार मार्क भी कर रखा है, इस तरफ पहले आ जाते हैं कि जो आपके यहाँ पे आइसोटोप होते हैं, तो आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सिमिलर होती हैं, बस उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि केमिकल प्रॉपर्टी आइसोटोप्स की सिमिलर होती है, बस फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। फिर आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। जो आपका यूरियम का आइसोटोप होता है वो आप यहाँ पे एज अ फ्यूल यूज करते हो न्यूक्लियर रिएक्टर में। जो आपका कोबाल्ट का आइसोटोप होता है वो आप यहाँ पे यूज करते हो कैंसर के ट्रीटमेंट में। जो आपका आयोडीन का आइसोटोप होता है वो आप यहाँ पे यूज करते हो गॉइटर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो ये तीनों आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं आइसोटोप्स के लिए, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमें यहाँ पे दे रखा है आइसोबार्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आइसोटोप हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। आइसोटोप में क्या था कि एटम आपके रहेंगे, सेम एलिमेंट के रहेंगे, ठीक है, एटम जो आपको दे रखे हैं। दूसरी चीज कि एटॉमिक नंबर आपका यहाँ पे सेम होगा, बस मास नंबर अलग होगा, ठीक है।
अब आइसोबार में आपको क्या देखने को मिलता है कि आपके जो यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे ना वो यहाँ पे अलग रहेंगे। वहां पे आइसोटोप में क्या था, सेम एलिमेंट थे, आइसोबार में डिफरेंट एलिमेंट्स है। ठीक। फिर हमने वहां पे देखा था कि जो आपका यहाँ पे मास नंबर था वो आपका अलग था, पर इस केस में आपका मास नंबर क्या है, सिमिलर है। फिर हमने वहां पे देखा था एटॉमिक नंबर आपका यहाँ पे सिमिलर था उस केस में आइसोटोप्स में, पर यहाँ पे आपका डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोबार और आइसोटोप्स आपके इस तरीके से अलग होते हैं। ठीक है, आप ये समझ सकते हो कि वाइस वर्सा है ये बेसिकली। ठीक है, तो तीनों ही कंडीशन आपकी यहाँ पे अपोजिट्स होती हैं। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की अगर मैं आपको बात बताता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको जैसे यहाँ पे भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कैल्शियम को और आर्गन को। ठीक, तो कैल्शियम की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे होता है इसका 20 और मास नंबर होता है यहाँ पे इसका 40। इसका मास नंबर आर्गन का होता है 40 और आपका एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे 18। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि आपके यहाँ पे जो एटम भी आपको दे रखे हैं वो अलग एलिमेंट्स के हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपका जो मास नंबर है वो यहाँ पे सेम है पर वहां पे अलग था। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको एटॉमिक नंबर दे रखे हैं वो आपके यहाँ पे डिफरेंट है, पर उस केस में आपके आइसोटोप्स वाले केस में आपके सिमिलर थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बस आपको यहाँ पे याद रखनी है, इन दोनों के बीच में आप इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ अपना यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बस आपको मैं यहाँ पे लास्ट चीज और बता दे रहा हूँ जो कि आपको यहाँ पे इसमें नहीं दे रखी है, पर मैं आपको यहाँ पे इसी में ही बता दे रहा हूँ। वो है आपका यहाँ पे आइसोटोन्स। ठीक। अब देखो यहाँ पे आइसोटोन्स क्या होते हैं। तो आइसोटोन्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे इसका होता है 37, और आपका यहाँ पे पोटेशियम जिसका होता है यहाँ पे 39। ठीक है, अब देखो क्लोरीन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 37 में आपके यहाँ पे 17 होते हैं क्या, प्रोटॉन। और आपके बचे हुए 20 क्या होते हैं, वो होते हैं आपके यहाँ पे न्यूट्रॉन। ठीक है, उसी सेम कंडीशन में आपके जो 39 है यहाँ पे पोटेशियम में, तो इसमें आपका जो प्रोटॉन होते हैं वो होते हैं आपके 19 और न्यूट्रॉन आपके यहाँ पे होते हैं 20। ठीक। तो अब देखो आइसोटोन्स बेसिकली होते क्या है। तो आइसोटोन्स आपके यहाँ पे आपके होते डिफरेंट आपके एटम है। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट के आपके यहाँ पे एटम है, आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो। दूसरी चीज कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हम देखते हैं तो वो आपके अलग होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोटोप्स और आइसोबार से थोड़ा अलग कंडीशन है। आइसोटोन्स और आइसोबार्स वाले में, आइसोटोप्स और आइसोबार्स वाले में आप यहाँ पे एटॉमिक नंबर और मास नंबर देख रहे थे, पर इस केस में आप यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखते हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब ही आपका यहाँ पे हो गया क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया यहाँ पे एटॉमिक नंबर। अभी मैंने आपको ऊपर डिस्कस भी किया है। ठीक है, नंबर एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। फिर हमने यहाँ पे मास नंबर देखा था। मास नंबर क्या होता है यहाँ पे, पी प्लस एन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक, तो जो आपको यहाँ पे 37 39 दे रखा है ये बेसिकली आपका यहाँ पे मास नंबर है। तो आप यहाँ पे मास नंबर को बेसिकली आप यहाँ पे कंपेयर करते हो आइसोटोन्स में। तो मास नंबर में अगर आपका यहाँ पे प्रोटॉन्स अलग है और नंबर आपका यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है और अलग एलिमेंट के आपके पास एटम्स प्रेजेंट है, तो उस केस को आप क्या बोलोगे, आइसोटोन्स बोलोगे। ठीक है, ये चीज बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये एक्स्ट्रा चीज थी जो मैं मुझे आपको यहाँ पे समझानी थी, तो मैंने आपको यहाँ पे ये चीज समझा दी है। तो हमने यहाँ पे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स तीनों ही अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे समरी देखने को मिल जाती है जो कि अभी हमने पूरा चैप्टर में डिस्कस किया, तो ये आप यहाँ पे जा सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे इसी के साथ ये चैप्टर अच्छे से आपने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वाले वीडियो में इस पे जो भी रिलेटेड आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो भी आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज आए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन आप ही के लिए, यहाँ पे आप पूछ सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। और अगर आप पहली पहली बार यहाँ पे चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे कमेंट डाउन कर देना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।